एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो छायावाद युग से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए, ईश जाने देश का लज्जा विषय, वह कौन रोता है वह, तत्व है कि कोई केवल आवरण। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कुरुक्षेत्र रचना किसकी है? हाँ जी, तो आपको याद है ना, जो कुरुक्षेत्र है ये रामधारी सिंह दिनकर कृत रचना है। तो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। आपको याद रखना ये दिनकर जी की है। और ये क्या है? तो आपको याद रखना ये जो है ये प्रबंध काव्य है। और जो प्रबंध काव्य का प्रारंभ है वो किससे होता है? वह कौन रोता है वहां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। कुरुक्षेत्र ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रारंभ वह कौन रोता है वहां से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिघात क्या है? युद्ध, देशी विरोधी प्रवृत्ति, संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर? दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ले रहे हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अब इसकी सन की बात करें तो कुरुक्षेत्र की सन क्या है? तो इसकी आपको सन याद रखता है। इसकी सन है 1946। मैंने क्या बताया, इसकी सन क्या है? 1946। अब इसमें क्या पूछा गया कि कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिघात क्या है? तो आपको याद रखना इसका जो प्रतिघात है वो है, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार ये रिपीट हुआ है। तो आप अपने नोट्स में जरूर लिखना अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है पहले से। तो एक पेपर में क्वेश्चन बना था कि इसकी जो माध्यम से इसकी जो प्रतिस्थापना क्यों की गई थी। तो आपको याद रखना महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की स्थापना की प्रतिस्थापना की गई। मैंने क्या बताया? महाभारत, आपको लिख लेना है महाभारत। महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई है। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि लोक के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या है। और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आपका स्कोर क्या रहा है, और अगली जो क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे सभी कमेंट करना। हाँ जी, बताइए। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो रश्मि लोक है ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी जो रश्मि लोक है इसकी सन क्या है? 1974। दोस्तों, आप सन भी याद रखना क्योंकि पेपर में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, नाम तो देते ही हैं साथ में वो सन भी पूछ लेते हैं। तो आपको सन अगर याद होगी तो आपका क्वेश्चन ज्यादा उम्मीद है कि सही होगा। क्योंकि क्या होता है, एग्जामिनर आज के टाइम पे सभी को रचनाएं याद है, सभी को सब कुछ आता है, लेकिन क्या होता है एग्जामिनर कहीं ना कहीं घुमाता है। वो ऐसे ही खेलता है कि सन दे देगा, कुछ ऐसा दे देगा जिससे आप कंफ्यूजन में आ जाओ। अब एक रामधारी सिंह दिनकर की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, वो है बापू। ये काफी पूछी गई है। अब वो हुंकार रेणुका ये नहीं पूछता, अब ये पूछता है बापू किसकी रचना है। अब आपने हुंकार और रेणुका ये सब पढ़ी रखी है, तो वो एग्जामिनर अब थोड़ा सिलेबस वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। अब क्या, एक संचिता
ये भी पूछी गई है कि संचिता किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये है रामधारी सिंह दिनकर की। एक इनकी पूछी जाती है सपनों का धुआं, आप लिख लेना अपने नोट्स में कौन कौन सी है। सपनों का धुआं, एक ही को है सपनों का धुआं, ये काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं, ये समझ लीजिए इतने इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। अगर आपने अभी फिलहाल में कोई एग्जाम दिया होगा तो आपने ये रचनाएं जरूर देखी होंगी, पेपर में पूछी गई है। मैंने क्या बताया, रश्मि लोक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। अगर रश्मि लोक की सन की बात करें तो इसकी सन है 1974। अगर रचनाओं की रामधारी दिनकर के अन्य काव्य ग्रंथ की बात करें तो एक संचिता, बापू और सपनों का धुआं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी ही गई है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की किस कृति का कथानक कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दिनकर की किस कृति का कथानक कर रहे हैं? हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपको याद रखना, जो रश्मि रथी है इसका जो कथानक है वो है कर्ण, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब रश्मि रति के सन की बात करें, मैंने क्या बताया, मैं आपको सभी की सन जरूर बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन आप सन से बहुत घुमा के बने हैं। तो आपको याद रखना, जो रश्मि रति की सन है वो है 1952, बहुत पूछी गई है ये सन। बाकी आपको याद रखना, दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण? रश्मि रति का। अब आप सोच रहे हो कुरुक्षेत्र की कथानक क्या है? हाँ जी, मुझे जल्दी से बताइए कुरुक्षेत्र की कथानक क्या है? तो आपको याद है ना, जो कुरुक्षेत्र की कृति का कथानक है वो कौन है? युधिष्ठिर। कौन है? युधिष्ठिर। आपको याद रखना, युधिष्ठिर बहुत पूछा गया ये। सबसे पहले तो युधिष्ठिर लिखना ही पूछ देते हैं कि आपने देखा शुद्ध वर्तनी में युधिष्ठिर पूछा जाता है कि कैसे लिखा जाता है, तो आपको याद रखना युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है। अब क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा, इसके कथानक कौन है? तो आपको याद रखना इसके जो कथानक है वो है परशुराम। हाँ जी। परशुराम की सन की बात करें कि परशुराम की प्रतीक्षा की सन क्या है, तो कितनी है? 1963। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपने नोट्स में लिख लीजिए। दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? तो आपको याद रखना रश्मि रति। रश्मि रति की सन की बात करें तो इसकी सन 1952 है। अगर कुरुक्षेत्र पूछ लिया जाता कि कुरुक्षेत्र की कृति का कथानक कौन है, तो आपको याद रखना उसके जो कथानक है वो है युधिष्ठिर। परशुराम की प्रतीक्षा की कथानक पूछे जाए तो वो है परशुराम। और इसके सन की बात करें तो इसकी सन है 1963। जिसे परशुराम करके भी पूछा गया और परशुराम करके भी आपको यही टिक लगाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अब काफी लोगों ने दिल्ली देखा होगा, टिक लगा दिया होगा, हाँ यही तो दिल्ली तो राजधानी होगी, ये किसकी रचना होगी? सभी लोग यही सोच रहे होंगे ना, आप यहीं पे ही गलत हो। आपको याद रखना, जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है वो है आध्यात्म चिंतन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आप लोग सोच रहे हो चलो आध्यात्म चिंतन तो रामधारी सिंह दिनकर नहीं की नहीं है, लेकिन दिल्ली किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जो दिल्ली रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की आपने पढ़ी ही है। नीम के पत्ते भी रामधारी सिंह दिनकर की है। अब इनकी सन की बात करें तो दिल्ली की सन क्या है? 1954। रेणुका की सन क्या है? 1935। और नीम के पत्ते की सन क्या है, जल्दी से बताइए? इसकी सन है 1951। हाँ जी, काफी लोगों ने टिक लगाएगा, मैं 100% बता सकती हूँ। ज्यादा लोगों ने 50%, जितने लोग क्लास देख रहे हो आप लोग, 50% लोगों ने दिल्ली लगाया होगा। दिल्ली राजधानी है, यही है, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। बस यहीं पे ही गलत हो जाते हो आप लोग। थोड़ा अगर आपने डीप में पढ़ा होगा तो आपको खुद पता होगा किसकी कौन सी रचना नहीं है। तो मैंने क्या बताया, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन। बाकी दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार या उर्वशी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
रामधारी सिंह दिनकर ऐसे हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, छायावादी से क्वेश्चन बनते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जरूर पूछे जाते हैं। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी है, और बाकी आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हो, और प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना, जो रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र रचना है, इसे आधुनिक युग की गीता कहा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इनकी बहुत पूछी जाती है, बहुत फेमस, ये इनकी फेमस रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र फेमस कृति, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या त्रिधारा। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो त्रिधारा है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र ये तीनों रचना किसकी है, दिनकर जी की। किसकी है, दिनकर जी की हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि त्रिधारा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना, ये जो त्रिधारा रचना है ये किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की काफी बार पूछी गई है कि त्रिधारा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ये भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की है। बाकी हुंकार, उर्वशी और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, दिनकर जी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया, दिनकर, अज्ञे, त्रिलोचन या गिरिजा कुमार माथुर। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। अधैर्य का कवि किसे कहा गया। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो अधैर्य का कवि है वो दिनकर जी को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब दिनकर जी से इस तरह से काफी क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, 1908 में। कब हुआ था इनका जन्म, 1908 में। अगर इनकी बात की जाए 1908 में कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना ये सिमरिया जिले में। कहाँ पे हुआ था, सिमरिया जिला में। अब सिमरिया जिला में कहाँ हुआ था, ये कहाँ है, सिमरिया जिला मुंगेर। और ये मुंगेर कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना जो मुंगेर है ये बिहार में पड़ता है। हाँ जी, कोई है बिहार का सब्सक्राइबर, मुझे बताना कमेंट में। तो आपको याद रखना, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, 1908 को इनका जन्म, 1908 में अधैर्य का कवि माफी चाहेंगे, अधैर्य का कवि दिनकर जी को कहा जाता है, और दिनकर जी का जन्म 1908 में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। अब इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि ये कौन थे, दिनकर जी हैं कौन। मैं बार बार आपको पढ़ा रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर, तो आपको याद रखना जो रामधारी सिंह दिनकर है राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा के सबसे सशक्त कवि हैं। आपको ये याद रखना, पेपर में पूछा गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना, यही लाइन पूछी गई थी कि राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा के सबसे सशक्त कवि कौन है, तो आपको याद रखना वो है रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें अधैर्य का कवि कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है, लोकायतन, आर्यवर्त, कुरुक्षेत्र या उन्मुक्त। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है, जल्दी से बताइए मुझे। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है, कुरुक्षेत्र। अभी बार बहुत बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, कुरुक्षेत्र बार बार नाम आ रहा है, ये समझ लीजिए इनकी बहुत फेमस कृति है। जाने कितने एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ देते हैं कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की सन पूछ देते हैं। तो आपको याद रखना, कभी कभी रामधारी सिंह दिनकर ना देखे दिनकर भी लिखा हो तो आपको वही याद रखना है। बाकी एक क्वेश्चन बनता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है, समय सूर्य, समय सूर्य भी कहते हैं, क्या बोलते हैं ना, समय सूर्य भी।
जहाँ पे आपने लिखा है कि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है, उधर ये भी लिख लेना कि अधैर्य समय सूर भी बोलते हैं, समय सूर और अधैर्य का कवि दोनों कहा जाता है। आपको ये याद रखना, पेपर में पूछा गया समय सूर्य करके भी, तो आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो उर्वशी है ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। काफी लोगों को पता होगा, समझ रहे हो? इतने क्वेश्चन अगर पेपर में टफ क्वेश्चन बनते हैं तो इजी भी बनते हैं, लेकिन हम लोगों का फोकस टफ की तरफ होता है और हम इजी को गलत कर जाते हैं। तो आप कभी ऐसा मत कीजिए कि पेपर में एक आध क्वेश्चन के पीछे दिमाग खराब कर रहे हो। जो आता है पहले वो कीजिए, बाद में जो नहीं आता उसमें तो आप तुक्का मारोगे ही, लेकिन आपको जो आता है उसे टाइम दीजिए, उसे समझिए। अब क्या होता है कि पेपर में ये क्वेश्चन बना था, लेकिन उसके साथ काफी कठिन भी क्वेश्चन आए होंगे, तो क्या होता है कि इजी क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं और टफ के पीछे दिमाग खराब कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका या हुंकार? आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब एक पेपर में तो डायरेक्ट ऐसे बना था, तो आपको याद होगा उर्वशी। अब इसकी एक पेपर में सन पूछी गई थी कि किस सन में मिला था उर्वशी के लिए पुरस्कार, तो आपको याद रखना वो मिला था 1972 में। मैं आपको ज्यादातर प्रीवियस पेपर इसलिए कराती हूँ, प्रीवियस से ये होता है कि आपने प्रीवियस भी लगाए, आपका सिलेबस भी पढ़ रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है, बजाय आप फालतू के मॉक टेस्ट लगा रहे हो जो पेपर में पूछे ही नहीं जाएंगे। पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं मैं वो कराती हूँ। आप लोग बोलते हैं मैम लेवल बढ़ाइए, मैं लेवल बढ़ाऊंगी, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, जिस टॉपिक से जैसा क्वेश्चन बनेगा वही तो मैं पढ़ाऊंगी ना आपको। तो आप ये समझिए, टफ आते हैं तो इजी भी आते हैं, आप दोनों को बैलेंस करके चलिए। आप एक आध क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, अब जो क्वेश्चन आते हैं वो समझिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए 1972 में मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर का काव्य नहीं है? उर्वशी, हुंकार, जयद्रथ बध और रेणुका? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? दिनकर का कौन सा काव्य नहीं है? हाँ जी, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो जयद्रथ वध है ये दिनकर का काव्य नहीं है। आप लोग सोच रहे हो ये दिनकर का नहीं है तो किसका है, तो आपको याद रखना ये जो काव्य है वो किसका है, किसका है? जल्दी से बताइए। मैथिली शरण गुप्त का। थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज एडजस्ट कर लिया कीजिए आप लोग। मैथिली शरण गुप्त। और ये क्या है मैथिली शरण गुप्त का, तो आपको याद रखना ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक खंड काव्य है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1910 में। और ये किस पे आधारित है, तो आपको याद रखना ये हरि गीत का छंद द्वारा रचित है। कौन सा छंद है इसमें? हरि गीत का। आपको ये भी याद रखना, पेपर में पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इधर पे। मैंने क्या बताया, दिनकर का काव्य कौन सा नहीं है? जयद्रथ वध है। अब जयद्रथ वध है वो मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है, जिसकी सन 1910 है और ये हरि गीत का छंद में रचित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? कृष्ण, कर्ण, पुरुरुवा, परशुराम? आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आज के जितने भी क्वेश्चन है वो किसी एक एग्जाम में नहीं, दो दो तीन तीन एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? तो आपको याद रखना, जो दिनकर की जो रश्मि रथी में जो रश्मि रथी है वो है कर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया। और आपको याद रखना ये जो है ये खंड काव्य है। आप मैंने क्या बताया, रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कर्ण है, यह दिनकर का खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ अपनी कॉपी लेकर जरूर बैठा कीजिए, और जो मैं अलग से पॉइंट बताती हूँ ये जरूर लिखा कीजिए, पेपर में पूछे जाते हैं। तब आप इधर उधर पेज पलटते हो, लेकिन अगर नोट्स डायरेक्ट बनाते चले क्योंकि तो काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे जब एग्जाम
की तैयारी करोगे, एग्जाम दो देने जा रहे होगे, तब आपको कुछ कॉपियां नहीं दिखती, कुछ बुक नहीं, आपने चाहे जितने अच्छे टीचर से पढ़ाओ, फिर आपको यही लगता है कहीं शॉर्ट में मिल जाए और मुझे एक ही बार में सब कुछ सब मिल जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी या शांतिनी? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आप लोग सोच रहे हो कि उर्वशी के बारे में कुछ नहीं बता रही हो, तो आपको मैं बता दूं, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का दूसरा प्रबंध काव्य है। कौन सा है? दूसरा। अपने नोट्स में लिखिए। जिसे गीति नाट्य भी कहा जाता है, पेपर में पूछा गया कि गीति नाट्य किसे कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी को कहते हैं। किसे कहते हैं? उर्वशी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीति विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, हरि कृष्ण प्रेमी, सुमित्रा कुमारी चौहान? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रसिद्ध गीति विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने किया है? तो आपको याद रखना है, ये जो रचना है श्यामलाल पार्षद ने किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उपनाम से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और उपनाम की मैंने एक सेपरेट क्लास बनाई है जो अभी 8,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, तो उस क्लास को जरूर देखिए। अभी मैंने थोड़े दिन पहले दोबारा भी आपको उपनाम की क्लास पढ़ाई है। क्यों पढ़ाई थी? क्योंकि पेपर में पूछे जा रहे हैं, उपनाम से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो एक बार उस क्लास को जरूर देखिएगा। नवीन किस कवि का उपनाम है? तो दोस्तों आपको याद रखना, नवीन है वो बाल कृष्ण शर्मा। आपने पढ़ा होगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन, तो नवीन किस कवि का उपनाम है? बाल कृष्ण शर्मा का। अब एक क्वेश्चन बनता है कि माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है? तो आपको याद रखना, पेपर में पूछा गया है कि एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है? तो आपको याद रखना वो है माखनलाल चतुर्वेदी का। उपनाम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उपनाम की मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। एक बार फिर मैं सेंड कर दूंगी, जिससे पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप, मुश्किल से ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, वो क्लास देख लोगे तो ज्यादा समझ पाएगा। बाकी मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगी, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैंने क्या बताया? नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा का। अगर माखनलाल चतुर्वेदी की बात की जाए तो एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? जल्दी से बताइए कौन से विकल्प में सही क्रम होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या है इसका राइट आंसर, मुझे जल्दी से बताइए सभी लोग। अब आपको मैंने क्या बोला, सन मैं क्यों बताती हूँ? सन इसी वजह से बताती हूँ, पेपर में सन से क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है 4-5 एग्जाम में बराबर पूछा गया, तो बताइए। अब उर्वशी की सन क्या है? जल्दी से बताइए। मैंने क्या बताया? उर्वशी की सन है 1961। ठीक है, अब रश्मि रथी की बात करें। रश्मि रथी की सन क्या है? 1952। कुरुक्षेत्र की बात करें तो उसकी सन क्या है? 1946। और रसवंती की सन क्या है? जल्दी से बताइए। 1940। अब इसका सही अनुक्रम कौन सा होगा? पहले रसवंती आएगा, फिर कुरुक्षेत्र आएगा, फिर रश्मि रथी आएगा और उर्वशी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा गया है, तो आप इस क्रम को जरूर लिखना अपने नोट्स में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों सारी वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे चिपकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।